सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई और इनकी महमूद फराचा साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। 360 गांव के हमारे बुजुर्ग चौधरी साहब, मंच पर बैठे हुए नूह के हमारे बड़े कर्मठ एडवोकेट साथी समय सिंह जी, हमारी बहन एडवोकेट दिया जी और डॉक्टर रितु जी, और यहाँ उपस्थित मेरे सभी बुजुर्ग और नौजवान साथी एडवोकेट और जिस भी पेशे से हैं, आप सभी को मेरा जय हिंद। साथियों, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो आज ये प्रोग्राम भाई विकास कांगड़ा और उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है, और विशेष रूप से एडवोकेट्स को बुलाकर जो किया जा रहा है, मैं उनको दिल से बधाई देता हूं। इतने सारे एडवोकेट्स को बुलाकर ऐसे समय में, जिस समय वाकई में एडवोकेट्स का खड़ा होना, संघर्ष करना, समाज को दिशा देना बहुत जरूरी है, एक पहल उन्होंने की, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव बड़ा कड़वा है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपका प्रोग्राम पूरी तरह से सफल है। दिल्ली में बहुत एडवोकेट हैं, और मेरा अनुभव रहा है कि हमने जब भी बुलाया 20-25, बहुत ज्यादा खिंच गए तो 30, इससे ज्यादा कभी एडवोकेट इकट्ठे नहीं। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने बड़ी चिंता भी जाहिर की कि एडवोकेट क्यों इकट्ठा नहीं होते। वाकई में बड़ा सवाल है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों इकट्ठा नहीं होते, जबकि सबसे ज्यादा जागरूक समाज तो यही है। मैं जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, एडवोकेट हैं, इंजीनियर की बात भी कही बाबा साहब ने कहा था, डॉक्टर्स भी, तो जागरूक होना चाहिए, और विशेष रूप से एडवोकेट को होना चाहिए। लेकिन जरा भी जो है एडवोकेट साथी जागरूक नहीं, ये मुझे बड़े दुख के साथ में कहना पड़ा, और मुझे इसलिए भी कहना पड़ रहा है साथियों कि वकीलों को अपनी तबाही भी सामने दिखाई नहीं दे रही। छोड़िए समाज को, आप अपनी तबाही तो दिखाई देनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं दिखाई दे रही। इस देश में हम बहुजन समाज की बात करें तो कई लाख एडवोकेट होंगे, करीब 650 से ज्यादा तो बाहर ही हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लगाए तो भी 700 के पार बाहर चली जाती हैं, फिर तहसील में भी बाहर होती हैं, यहाँ तक तो है ही। उस सब के बावजूद भी वकीलों को अपनी तबाही नहीं दिखाई दे। मानिए साथियों, कल अगर ये मानववादी मानसिकता के लोग, इस शब्द को थोड़ा सा अलग रखता हूं मैं, और मैं सीधे सीधे कहता हूं कि मोदी सरकार अगर अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो गई, तो आप मान लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र हमेशा के लिए खत्म और राजतंत्र स्थापित होगा। तो मैं अपने वकील भाइयों से, साथियों से पूछता हूं कि अगर राजतंत्र स्थापित हो गया तो फिर इन अदालतों की क्या जरूरत है? राजतंत्र तो पुलिस से, थाने से चलता है, अदालतों से नहीं चलता। राजा ने आदेश कर दिया, पुलिस वाले हैं लागू करने के लिए, और वो लागू होते हैं, कोई सुनने वाला आपकी होगा नहीं, क्योंकि राजतंत्र है, सुनवाई तो लोकतंत्र में होती है। तो जब अदालतें बंद हो जाएंगी तो वकालत कहां से चलेगी? तो जो काला कोट पहनकर हम अपने आप को समझते हैं कि हम वकील हैं, कुंटी पर नहीं बन जाएगा, तो क्या ये चीज सामने दिखाई नहीं दे रही? एक एक कदम बहुत ही सधे तरीके से
और बहुत ही नियमित तरीके से मोदी सरकार इस देश के तमाम ऐसे संस्थान, तमाम संविधान की व्यवस्थाएं सबको धीरे 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 खत्म करती चली जा रही है और एक एक करके उसे हर चीज को अपने हाथ में ले लिया है, कंट्रोल, जिसमें सबसे बड़ी जो ताकत है, हम लोग क्योंकि वहां पे हैं तो देखते हैं, इस देश की सुप्रीम कोर्ट और इस देश की तमाम हाई कोर्ट, उनको पूरी तरह से उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अब आप कितनी भी कोशिश कर लें, जितना आप में दम हो आप लगा लीजिए, अदालत से आपको कोई भी न्याय मिलेगा नहीं। आप कह रहे हैं कि एक पिटीशन फाइल हुई है जिसमें 2 शब्दों को संविधान की प्रियम्बल से हटाने की बात कही गई है, तथ्यनिरपेक्ष और समाजवादी। हालांकि ये शब्द जिस समय बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस समय देने की जरूरत ही नहीं थी। ये शब्द जो जोड़े, इनके साथ में एक और शब्द जोड़ा गया, वो ये 3 शब्द जोड़े गए संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से। श्रीमती इंदिरा गांधी जिस समय प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने जोड़े। तो ये हट भी जाए तो भी क्या फर्क पड़ेगा, और ये रहे भी तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? आप बताओ क्या है? संविधान में तो सारी व्यवस्था है। संविधान में तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को जब आप पढ़ते हैं तो सरकारों को बाकायदा आदेश है, सुझाव नहीं है, सलाह नहीं है, आदेश है। जब हम अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक पढ़ते हैं, विशेष रूप से 38, 39, 41, 43, जब हम इनको पढ़ते हैं तो आदेश है कि समाज के लिए आपको ये काम करना है ताकि देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, कल्याणकारी सरकार की स्थापना हो सके। और वर्ड यूज हुआ, शब्द जो इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश में शैल है। शैल मींस मैंडेटरी। द स्टेट शैल, अगर मैं होता स्टेट में तो उसके लिए होता कि वो चाहे तो करे, न चाहे तो ना करे। लेकिन जो शब्द इस्तेमाल है वो शैल है। बाबा साहब ने एक एक शब्द, एक एक चीज बहुत सोच समझ के इस्तेमाल की। उसका असर कितना गहरा कहां होगा, जब व्याख्या होगी तब समझ में आती है। लेकिन उस सब के बावजूद भी कुछ भी सरकार कर देगी। भगवान बुद्ध ने जब हम सबको अपनी शिक्षाएं, जो जीवन में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और हम सबको बताई, उस रास्ते पर हम सबको ले जाने के लिए बात की, तो उन्होंने एक बात की, मतलब 4, एक तरह से कहेंगे कि वो 4 आर्य सत्य जिन्हें हम बोलते हैं, उसमें उन्होंने एक बात कही कि दुख है, ये सत्य है, दुख है, और ये दुख इसका कारण है, बिना कारण के नहीं है। इस धरती पे जो भी कुछ होता है वो किसी न किसी कारण से होता है, और जो हो रहा है उसका कोई ना कोई परिणाम होगा। प्रतीत्य समुद्वाद बुद्धिज्म में इसको बोलते हैं। तो उसका कारण है दुख का, और उस कारण का निवारण है, समस्या है तो समाधान भी है। और समाधान का उन्होंने रास्ता बताया कि आर्य अष्टांगिक मार्ग। ठीक इसी तरह से हम अब वर्तमान इस चीज को देखते हैं, संविधान खतरे में है, सच है, सत्य है, कारण भी है इसका। क्यों है? सीधे शब्दों में बोलते हैं, लगा पेट करके काय को मनुवाद, और ये कहते हैं भैया बीजेपी है, और बीजेपी भी छोड़ो, मोदी है, आरएसएस है, इसलिए देश का संविधान खतरे में है। अब समाधान क्या है? तो समाधान इसका ये है, कारण हो गया, दुख हो गया, दुख का कारण हो गया समाधान ये है, इन्हें उखाड़ कर फेंक दो, बीजेपी को और मोदी को उखाड़ कर फेंक दो, समस्या का समाधान हो जाएगा। उखाड़ेंगे कैसे? अभी आगे चौथी बात कि उखाड़ेंगे कैसे?
तो 2024 का चुनाव आ रहा है, सबको सिर्फ वही दिखना चाहिए, केवल कोई संगठन, कोई और बाकी चीज इधर उधर की किसी को नजर नहीं आनी चाहिए। सारा काम इसी बात के लिए होना चाहिए कि 2024 में कैसे हम इनको उखाड़ कर फेंक दें। अगर नहीं फेंकेंगे तो संविधान की तो बात छोड़िए, संविधान भी नहीं बचेगा, लोकतंत्र भी नहीं बचेगा, गणतंत्र भी नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा। इस देश के तमाम बहुजन समाज को, जिसकी संख्या लगभग 120 करोड़ है, उसको पूरी तरह से अधिकार विहीन कर, गुलाम बनाकर अपने तलवे चकवाना चाहती है मोदी सरकार। इसके लिए काम कर रही है। तो हमें सोचना ये समस्या उनकी नहीं है, समस्या हमारी है कि हम इतनी बड़ी संख्या में होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। अगर हम इकट्ठे होकर फूट मार दें तो वो कैसे हो जाएगा उनका पता भी नहीं लगेगा। लेकिन हम इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? एक लक्ष्य के लिए तो हो जाए, अरे बाद में जो जिसे जो करना है कर लेना। हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ा खतरा है उसको तो हम टारगेट करें। मैं अभी महमूद भाई, आप जानकर बड़े हैरान होंगे आप साथी, सागर में करीब हफ्ते भर पहले एक प्रोग्राम था, इसी संडे को। वहां वो था लोधी समाज की एक बिटिया, 13 साल के, उसके साथ बलात्कार एक ब्राह्मण लड़के ने किया। उसमें आंदोलन हो रहा और बड़ा जबरदस्त आंदोलन वहां पे मध्य प्रदेश में चल रहा। पूरा ओबीसी समाज जिसमें हर कोई है, गुर्जर भी है, यादव भी है, लोधी भी है, कुशवाहा भी है, कश्यप भी है, और एससी एसटी सब तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो मुझे भी इनवाइट किया, मैं वहां गया सागर में। मुझे वहां जाके जब सारी चीजें देखी और भी गहराई से जानने की कोशिश करी तो मुझे पता लगा, अब आप देखिए कि कमी किसकी है। 16% तो वहां पर एससी है, 16% हिसाब लगाइए थोड़ा सा। 22% वहां पर आदिवासी यानी एसटी है, 38% लोग, 50% वहां पर ओबीसी है। तो कितने हो गए? इसके अलावा 6.5% वहां पर मुसलमान हैं। टोटल मिला के 95% हो गए, यानी 5% लोग है बगैर। 5% लोग पिछले 72 सालों से इतनी बड़ी आबादी पर हुकूमत कर रहे हैं। तो गलती किसकी है साथियों? स्वाभाविक। हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि कारण जो है उसमें मेन कारण क्या है। मेन कारण पाएंगे कि हम ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम तरीके से समझ जाए बातों को, अगर हम इकट्ठे हो जाए तो किसकी मजाल है हम पर हुकूमत कर जाए? कोई नहीं कर सकता। एक बड़ी अजीब बात है कि बहुत संगठन हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, लेकिन मैंने किसी संगठन को, पार्टी की तो मैं बात यूं करता ही नहीं कि पार्टियां तो उनमें जितने लोग हैं जो एमएलए एमपी रहे वो तो गुलाम हैं, जिन पार्टियों के हैं उन पार्टियों के बंधुआ मजदूर हैं, उन्हें जनता के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है। आप मानते हो तो माने, मैं तो ये मानता हूं क्योंकि कहीं भी दिखता नहीं तो वो तो कुछ करेंगे नहीं। लेकिन क्या जनता को भी नहीं दिखता कि बीजेपी को हटाने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है? आप कितने भी संगठन बना लीजिए, अभी एक कवायद चल रही है, नीतीश जी जो है विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, केसीआर भी लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सारे इकट्ठे हो जाओ, तब भी आप बीजेपी को नहीं हटा सकोगे। क्यों नहीं हटा सकोगे? बीजेपी के पास में एक वो चीज है जिससे आप उसे कभी हरा नहीं सकेंगे, और वो है ईवीएम। शासन प्रशासन तो गुलाम है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ईवीएम है जिसके माध्यम से वो जीत के आएंगे, आप उन्हें हटा नहीं सकते। और हमारी सबकी दिक्कत यह है कि क्योंकि संसद में कब्जा उनका है, और कितनी गंभीर परिस्थिति है संसद में, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। अभी राहुल गांधी की जो मीटिंग यहां पर हुई पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, रामलीला मैदान में, उसमें उन्होंने कहा, बहुत ही गंभीर स्थिति है कि हम जब भी किसी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं हमारा माइक बंद कर दिया जाता है।
संसद में गुंडागर्दी, यानी एक सांसद को विपक्ष के व्यक्ति है वो, उस व्यक्ति को अगर आप संसद में नहीं बोलने दे रहे, माइक उसका बंद कर दिया जा रहा है, तो परिस्थिति की गंभीरता का आपको आभास होना चाहिए। तो संसद में उनका कब्जा है, बोलने वो देते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस का कब्जा है पूरा, वहां से आपके हक में कुछ आ नहीं सकता। इन दोनों के अलावा ईवीएम को कोई हटा नहीं सकता। तो हमारे पास रास्ता क्या बचा है? हमारे पास रास्ता केवल और केवल जन आंदोलन का रास्ता है और सड़क का रास्ता है। जिसे आप कहते हैं सड़क का रास्ता, वही सड़क का रास्ता है। लेकिन ये सड़क का रास्ता ऐसा नहीं है कि 4 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी इकट्ठे होकर हल्ला मचाते हो। इससे समाज नहीं जगेगा साथियों। सड़क पर लोगों को लाने के लिए हम सबको, मैं सबकी बात कर रहा हूं, हम सबको मिलकर गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले, गलियों में जाके, घरों में बैठ के लोगों को समझाना पड़ेगा ये दिक्कत है और आपको ये करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। अन्यथा ये काम होगा नहीं। कितनी कोशिश कर लीजिए साथियों। और ये आज की तारीख में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है साथियों। अगर हम इसे नहीं खत्म कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, इनको हटा नहीं पाएंगे। और एक और चीज, कुछ दिन पहले कानून बनाया, अब वो लागू करना भी शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब बैठे हुए तमाशा देख रहे, और वो कानून पास किया कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड, उन दोनों को लिंक करने का। और आप लोगों को शायद पता भी लग गई होगी, कहीं कहीं पहुंच भी रहे होंगे, सरकार ने वो काम शुरू कर दिया लिंक करने का। और जिनको नहीं मालूम है वो लगातार लिंक करते चले जा रहे हैं। इसका नतीजा कितना भयानक होगा, एक उदाहरण से समझे। 2015 में ये चीज शुरू की गई थी तेलंगाना में, आंध्रा या तेलंगाना में। वहां जब इसको इंप्लीमेंट किया तो 60 से 70 लाख लोगों की वोटें ही गायब हो गई है। हाँ, 60-70 लाख वोटर गायब हो गए ना। और आप तो बीएलओ हैं, तो आप बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप बैठे, तो ये तो काम चल ही रहा है ना सरकार का, बिल्कुल चल रहा है। मैं भी गया तो मैं तो लोगों को मना करता हूं, जहां भी बिल्कुल कुछ भी, इस किसी हालत में भी इसको लेकर नहीं करता। अब एक थोड़ा सा इसकी कल्पना कीजिए, अगर एक छोटे से प्रदेश में 60 से 70 लाख वोटें गायब कर दी जाएंगी, तो पूरे देश में जो 28-29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने करोड़ वोटें गायब हो जाएंगे? और किन की होंगी, इसके लिए कहने की जरूरत तो है। वो वोटें बहुजन समाज की ही होंगी, वही साफ होंगी। और उस समय जिस समय वोट डालने की बात आएगी, क्योंकि आप लिंक कर रहे हैं उसके साथ में, आधार के साथ में, तो हो सकता है ये बात हो, बायोमेट्रिक जो आप अंगूठे के निशान, उंगली के निशान, उन्हें दिखाओ तो भी पता लगेगा कि तुम वोटर हो या नहीं हो। यही है ना। और ये तब हो रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उसको इसके साथ में लिंक करना आवश्यक नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो फिर काहे को किया जा रहा? अगर मैंडेटरी नहीं, मतलब बड़ी मजेदार बात हो रही है कि कोर्ट कुछ कहता है, सरकार कुछ कर रही है, दोनों में कहीं तालमेल नहीं, और जनता पिस रही है, जनता को पता नहीं है। ये जो सारी चीजें एक एक करके चल रही हैं, और जितनी भी पार्टियों के तथाकथित एमएलए और एमपी हैं, इस बात पर उनका ध्यान है कि सत्ता हमारी बचेगी या जाएगी तो बीजेपी से या किसी से कितने नोट मिलेंगे और अपना काम कैसे बनेगा, सब इसमें मस्त है। किसी को इससे मतलब नहीं है कि जनता की स्थिति क्यों बस से बदतर हो जा रही है, उसकी दिक्कतें क्या है। तो आखिर में सारी बात आगे हम सब पर, हम ही लोगों को ऊपर आ गई, ये लड़ाई हम ही लोगों को लड़नी पड़ेगी।